आज हम 10th क्लास की साइंस की बुक है, उसका हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें है पहला रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ये होते क्या हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें नए उत्पाद बनते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जैसे इसमें समीकरण के जो जैसे a प्लस बी क्या है, a प्लस बी एक नए उत्पाद का निर्माण कराया। तो हम अगर इसको इस रूप में लिखते हैं तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। और अगला संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण होता है क्या है, जिसमें हम दोनों तरफ यानी समीकरण है, जैसे ये समीकरण दे रखा है हमें, इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें द्रव्यमान और प्रोटॉनों की संख्या क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। जिसमें दो भाग दे रखे, दायां और एक बायां भाग दे रखा है उसको। अब इनके लिए हम इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इनके लिए जैसा आप देख रहे हैं, पहला यूनिट का नाम अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जिसमें क्या हो, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ये हो गया c, यानी कि दो अभिकारक मिलकर तीसरे नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया। अब अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में क्या रहे, ए और बी क्या होंगे, अभिकारक होंगे। क्या होंगे, अभिकारक होंगे। तो ये क्या कर ले रहे हैं, इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो ये क्या होंगे, अभिकारक होंगे। अब अगला है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। जिनका निर्माण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब जैसे आप सी देख रहे हो, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इस अभिक्रिया में क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो इसका निर्माण हो रहा है। अगला चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। इन सभी में क्या होता है, जैसे अवस्था होगी, रंग हो गई, गैस होगी, तापमान होगी, इन सभी में परिवर्तन होता है। और गैस क्या होती है, उत्सर्जन होती है। जैसे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। जैसे आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीशियम को Mg से प्लस ऑक्सीजन को O2 से, तो इसका क्या होगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं लेड नाइट्रेट, जैसे Pb, लेड नाइट्रेट को PbNO3 ये हो गया लेड नाइट्रेट। प्लस इसकी जो अभिक्रिया करवाएंगे हम पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि Ki। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम, और आयोडाइड का I। ये हो गया। जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं, हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है। प्लस इसके साथ में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्राइड बनता है साथ में, KNO3। ये तो हो गया लेड आयोडाइड। और ये क्या हो गया साथ में, पोटेशियम नाइट्रेट।
क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। हम और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब जो हमने पढ़ा था पीछे, अभी जो हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रंग में परिवर्तन कैसे, रंग में परिवर्तन है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जन है, वो हम एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। आप देख रहे हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है, जैसे ए और बी क्या होंगे, अभिकारक हो गए, ये अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है इनमें, इसमें उत्पाद बन रहा है। उत्पाद आप जैसे देख रहे होंगे इसमें, ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं ये वाला, इसमें ए और बी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। और तीसरा उत्पाद क्या बन रहा है, सी या डी बन रहा है इसमें। तो अभिकारक में क्या आते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है, जो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या नए पदार्थ बनाने के लिए जुड़ते हैं, तो वो तो क्या होंगे, अभिकारक होंगे। अभिकारक के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ और उत्पाद क्या होंगे, यानी जो नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें आप जैसे आप देख रहे हैं तो ए और बी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और नए उत्पाद के रूप में ये बन रहा है, आप जैसे देख रहे हैं। अब जैसे हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं जिसमें देखो H2O प्लस O2 इनके अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है इसमें, जल। क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण। और हमने पढ़ा था कि अभिक्रियाओं की विशेषता क्या थी, जैसे रंग में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है या अवक्षेप बन रहा है, तो ये हमने पढ़ा था पीछे। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है जो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होते क्या है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। तो रासायनिक समीकरण के तत्व के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। तो भौतिक अवस्था क्या होगी, जैसे जिनको उनके हम भौतिक अवस्था, जैसे जी हो गया, गैस को हम जी से निरूपित करते हैं। गैस को किससे करते हैं, जी से करते हैं। और जल को एल से, क्योंकि जल क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। और जलीय क्या होता है, जो घोल के रूप में हो, उसको ए क्यू से, ए क्यू से, ए क्यू से, ये क्या हो गया, जलीय, यानी जो घोल के रूप में होता है। और ठोस को हम एस से निरूपित करते हैं। किससे, एस से निरूपित करते हैं। तो जल क्या हो गया, एल से करेंगे हम। और गैस क्या हो गया, जी से। किससे, जी से। अब अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित कैसे करेंगे, पहले हम वो करेंगे, वो समझेंगे हम। पहले तो हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण, दूसरे शब्दों में जैसे समीकरण में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन व उनके मध्य जो तीर का निशान होता है लगाकर दर्शाया जाता है, यानी कि उनके जो उत्पाद अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम तीर का निशान लगाकर उसको निरूपित करते हैं। अभिकारकों के बीच प्लस का निशान भी आता है, यानी कि अगर दो अभिकारक हैं, जैसे ए और प्लस बी ले रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आता है, प्लस का निशान, जिसे हम बायां भाग या LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। ये तो हो गया अभिकारक वाला। अब उत्पाद क्या हो गया, उत्पाद को जो हो गया जिसमें नया निर्म पदार्थ बन रहा है C, इसको हम RH से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, RH से। तो हो गया, यानी कि दायां भाग हो गया। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित कैसे करेंगे, रासायनिक संरक्षण का नियम है, इसमें न तो द्रव्य का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है।
रासायनिक अभिक्रिया को पहले अभिकारक तत्व एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए, जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके बीच में जो परमाणु है, द्रव्यमान है, उनकी दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, यानी समान होनी चाहिए। जैसे कि आप ये अभिक्रिया देख रहे हैं नीचे वाली, ZnH2SO4 और ZnSO4 प्लस ये बन रहा है, और नीचे एक और अभिक्रिया है Fe प्लस फेरस की हाइड्रोजन के साथ, यानी जल के साथ, किसके साथ, फेरस की जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो Fe3O4 बन रहा है प्लस H2O। पहले हम स्टेप बाई स्टेप इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। जैसे मैंने पहले ये अभिक्रिया ले रहे हैं Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2, ये हमने ले ली। पहले हम जो फेरस है इसको हम संतुलित करेंगे। इधर कितने हैं फेरस, इधर 3 है, तो इधर हम कितने लगा सकते हैं, इधर 3 लगा दिया हमने, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में देखो 3Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, इधर H2O की संख्या कितनी है, 2 है, और इधर भी 2 है। अब इधर O परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन परमाणु 4 है, और इधर भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ये हमने ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित कर दिया। यहाँ पे कौन से होंगे, ऑक्सीजन परमाणु 4 होंगे। ऑक्सीजन परमाणु 4 कर दिए दोनों तरफ, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन परमाणु 4 है। फिर तीसरे स्टेप में देखो, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 3Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2O। अब हाइड्रोजन परमाणु, अब लेते हैं हम हाइड्रोजन परमाणु को। अब हाइड्रोजन परमाणु इधर कितने होंगे, 4 दूनी 8, और इधर कितने हैं, 2, तो हम इधर भी 8 करेंगे, इधर 8 हो गए, इधर भी क्या कितने करेंगे, 8 करेंगे। ये अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी, क्या होगी, संतुलित होगी। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं हम, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने जो पीछे पढ़ाया उसको एक चित्र के माध्यम से इसको एक बार फिर से देखते हैं हम। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, इसमें द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट होता है। इसमें एटम है, इधर दोनों साइड है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान यानी दोनों तरफ बराबर करेंगे, और उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है और अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे हम। जैसे आपने इस नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है कि M1 अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर M2 उत्पाद का कुल द्रव्यमान। मतलब क्या है, जो अभिकारक हैं वो उत्पाद के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो सामान लेते हैं, तो अगर जो दुकानदार है तो एक तराजू में एक साइड में 1 किलो का बाट लेता है, और एक साइड में हम कुछ सामान लेते हैं, कोई भी लेते हैं, जैसे चीनी ले रहे हैं, वो एक साइड में क्या ले रहा है, 1 किलो का वाट ले रहा है, और दूसरी साइड में क्या ले रहा है, 1 किलो यानी कि चीनी ले रहा है, तो वो 1 किलो वाट के बराबर ही क्या लेगा, चीनी लेगा। यानी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि इधर भी क्या होना चाहिए, 1 किलो होना चाहिए, और इधर भी क्या होना चाहिए, 1 किलो होना चाहिए। इसी प्रकार जो समीकरण है उसमें भी क्या होना चाहिए, जो अभिकारक है उनका कुल द्रव्यमान भी दोनों इधर भी बराबर होना चाहिए, और उत्पाद भी क्या होना चाहिए, बराबर होना, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
अब जैसे आगे चलते हैं हम चलते हैं जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक क्रिया के समय क्या होता है, रासायनिक क्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, यानी किसी तत्व का परमाणु है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, यानी चेंज नहीं आता। न तो कोई, जैसे न तो कोई परमाणु है वो बाहर से आता है, पता समझ रहे हो, यानी कि हम कोई जैसे रासायनिक अभिक्रिया करें तो उसमें कोई परमाणु हम बाहर से नहीं ले सकते हम, ना तो मिश्रण यानी परमाणु वो मिश्रण में बाहर से ले सकते हैं और न ही वो कोई परमाणु है वो बाहर जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के आपसी आबंध है वो टूटते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, यानी आबंध है वो जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है उसमें। तो ये आबंध वाला है जो हम तीसरे चौथे चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो हम इसमें पहला चैप्टर पहली अभिक्रिया क्या है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी दो अभिकारक हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कोयले का दहन, आप देख रहे हैं कोयले का दहन है, उसका कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। फिर अगली ये जो अभिक्रिया है जल का निर्माण, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का। किसका कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं जिसमें दो अभिकारक हैं, अब इसमें भी देखो जल का निर्माण हो रहा है, इसमें भी दो अभिकारक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद यानी एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब जो तीसरी अभिक्रिया है इसको एक बार ध्यान से देखना। जैसे CaO है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी बिना बुझा हुआ चूना है, उसकी अभिक्रिया हम जल के साथ करवाएंगे, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या होता है हमारे पास CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण भी होता है इसमें। किसका, ऊष्मा का निर्माण भी होता है इसमें, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर अब देखो जैसे जो ये आप अभिक्रिया देख रहे हैं इसमें यानी बुझे हुए चूने का विलयन है वो दीवारों की सफेदी करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि दीवारों की सफेदी करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे CaOH2 ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। ये धीमी गति के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है यहाँ पे, धीमी गति के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस किसका निर्माण होता है, जल का। किसका निर्माण होता है, जल का। अब जैसे हम कैल्शियम बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसका हम जैसे दीवारों की सफेदी करने के लिए भी करते हैं, और इसकी जब ये अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, वो धीमी गति से होती है, और अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी पहली यानी पतली परत बनाता है, यानी पतली परत बनाता है। और सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, इस दीवार पे क्या होती है, चमक आती है। अब इसमें एक रोचक बात क्या है, रोचक बात यह है कि जो आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 देख रहे हैं, क्या है, CaCO3, ये किसका सूत्र है, ये संगमरमर का भी सूत्र है। किसका, संगमरमर का भी सूत्र है ये। अब आगे चलते हैं हम। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है
संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे दो या दो पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करें, जिसमें हाइड्रोजन जैसे ए और बी मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, साथ साथ क्या हो रही है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब अगली अभिक्रिया के चलते हैं हम। जैसे अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। किसका हो रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। अब जैसे प्राकृतिक गैस का अध्ययन, प्राकृतिक गैस का अध्ययन है CH4 यानी मेथेन, मेथेन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम, ये हो गया CH4 यानी मेथेन, मेथेन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, CO2 क्या प्राप्त हो रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। प्लस में क्या हो रहा है, जल भी प्राप्त हो रहा है, और साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। फिर अगली है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि पाचन क्रिया करते समय ये ग्लूकोज है, C यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। यानी पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या है, जो खाद्य यानी पाचन क्रिया के समय जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड है, ब्रेड में इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में यानी कि कोशिकाओं में उपस्थित, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यानी कि कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन है, कोशिकाओं में क्या है, उपस्थित ऑक्सीजन है, से मिलकर क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन। क्या है, श्वसन। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, यानी श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, श्वसन हो गया। ठीक है, और इसका अध्ययन हम अध्याय 6 में भी करेंगे, अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम करेंगे। जैसे C6H12 ये एक्वस हो गया, यानी कि जलीय रूप है, यानी घोल के रूप में है, और O2 क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। क्या होगी, O2 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन होगी मतलब गैस होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्वस यानी कि जलीय यानी घोल के रूप में है। और H2 क्या हो गया, जल हो गया। ये क्या हो गया, जल हो गया, और ये जलीय। प्लस साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम जैसे अगला तीसरा है, जैसे और भी लेते हैं, जैसे साग सब्जियां हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जी वगैरह है, वो क्या होते हैं, विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जो साग सब्जियां हैं, जैसे वनस्पति द्रव्य है, इनका भी अगर ये विघटित होकर क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये भी क्या होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण हो गया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण हो गया। अगला हम आगे चलते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जैसे आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें देखो जो दो एटम है वो क्या है, इसमें टूट रहे हैं। क्या है, इसमें अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के समय क्या हो रहा है, अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के समय इसमें ऊष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊष्मा
निकल रही है साथ साथ में। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट की किसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, यानी जल के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यानी बुझा हुआ चूना लेते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं या बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसमें हम जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम जब उसके हाथ लगाते हैं तो वो पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कभी कभी वो पात्र टूट भी जाता है, गर्म होकर क्या हो जाता है, वो पात्र टूट भी जाता है। जैसे हम आगे चलते हैं, अगली है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक अभिकारक है वो टूटकर क्या कर रहा है, एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया हो रही है इसकी। ये किसमें कितने भागों में, कितने या दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, कितने भागों में टूट रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं जो फेरस सल्फेट है उसका जो रंग है वो कैसा हुआ, हरे रंग का। कैसा हुआ, हरे रंग का हुआ। अब जैसे हम आगे चलते हैं, अब जैसे ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं FeSO4, यानी दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, यानी कि ये अभिकारक क्या है, एकल अभिकारक है, और ये क्या कर रहा है, यानी दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। जैसे Fe2O3, ये क्या, फेरिस ऑक्साइड। क्या हो गया, फेरिस ऑक्साइड। और SO2 क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन क्या, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि हम ऊष्मा के द्वारा जो अभिक्रिया होती है, क्या होती है, ऊष्मा के द्वारा होती है सभी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मीय वियोजन में क्या हो रही है, यानी ऊष्मा के माध्यम से सभी अभिक्रिया ये हो रही है। जैसे फेरस सल्फेट हमने पीछे भी पढ़ा है, तो फेरस सल्फेट है, ये कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो ये जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, जब FeSO फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा पे यानी कि ताप पे अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण करते हैं, और इसके साथ क्या बनता है, फेरिस ऑक्साइड बनता है, यानी कि ऊष्मा के माध्यम से दो या दो से अधिक उत्पादों में ये टूट रहा है। तो फेरिस ऑक्साइड क्या करता है, ये भूरे रंग का होता है। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है, कैल्शियम यानी चूना पत्थर है, CaCO3 हो गया, और ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको एक बार चित्र की दृष्टि से देखते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन। अब जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम गर्म करें, यानी कि ऊष्मा से हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ऊष्मीय वियोजन के माध्यम से ये दो या दो से अधिक पदार्थों में ये टूट रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, इसके साथ साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण हो रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, और किसका निर्माण हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे और चलते हैं हम थोड़ा सा। अब आगे हम चलते हैं विद्युत वियोजन, यानी विद्युत द्वारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन है, विद्युत द्वारा होने वाला वियोजन।
अब जैसे हम देखते हैं कि ये जो चित्र जो डायग्राम दे रखा है उसमें देखिए कि इसमें क्या हमें क्या एक प्लास्टिक का मग लेना है, क्या लेना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है। प्लास्टिक का मग लेना, उसमें क्या करना है, हमें 2 छिद्र करने हैं और 2 छिद्र करके उसमें क्या लगानी है, हमें एक रबड़ की डोट लगानी है। जैसे आप देख रहे हैं ये रबड़ की डोट होगी, क्या होगी, ये जो आप देख रहे हैं ये रबड़ की डोट हो गई। ये रबड़ की डोट होगी, आप जैसे ये देख रहे हैं ये रबड़ की डोट होगी। फिर इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डालना है। क्या डालना है हमें, कार्बन इलेक्ट्रोड। ये जो आप देख रहे हैं ग्रेफाइट की रोड है, ये क्या हो गए, कार्बन इलेक्ट्रोड हो गए। क्या हो गए, कार्बन इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड। क्या हो गए, कार्बन इलेक्ट्रोड हो गए। फिर हमें इसको क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी को क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से हम जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने इसको। फिर उसके बाद में हम इस मग में इतना जल डालेंगे कि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाए, दोनों डूब जाए, दोनों डूब जाए। और इस जल के साथ साथ हम इसमें क्या डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालेंगे। किसकी डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 2 या कुछ बूंदे डालेंगे। यानी इसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 2 या 2 से अधिक इसमें हम कुछ बूंदे इसमें डालेंगे। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं जो कार्बन इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इसमें क्या है, अब इसमें जो परख नली है इसको उल्टा करके हम इसके यानी कार्बन इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट की रोड पर इसको हम उल्टा करके रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड पर कुछ बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। यानी आप जैसे ऊपर देख सकते हैं, यानी कुछ बुलबुले हम इसमें बन रहे हैं। तो मतलब आंशिक नली में विस्थापित, ये आंशिक नली से जल को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और दोनों परख नलियों में क्या बनती है, गैस बनने लगती है। तो गैस बनने लगती है मतलब एनोड की साइड जो क्या बने, कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। और यानी कि एनोड की तरफ कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे ये गैस यानी कि जैसे ये प्रक्रिया गैस से भर जाती है तो इनको हम सावधानीपूर्वक इसको निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे और इनके बाद में इसका क्या करेंगे, हम सफलतापूर्वक इनका परीक्षण करेंगे कि कौन से में कौन सी गैस है और कौन सी प्रणाली में कौन सी गैस है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हमने जो पढ़ा था विद्युत अपघटन, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया विद्युत वियोजन, जिसमें हम देख रहे हैं जैसे 2 रोड है, एनोड और यानी कि 2 ग्रेफाइट की रोड हमें डाल रखी है, एनोड और कैथोड है। इसमें हमने यानी कि उस पर प्रखनली भी लगा रखी है। जैसे इस साइड में ये भी प्रखनली लगी हुई है और इस साइड में क्या हो रही है, इसमें भी प्रखनली लगी हुई है। यानी ये साइड में एक साइड में यानी कि जो कैथोड है उसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है और दूसरी साइड में क्या बन रही है, यानी कि ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस बन रही है। अब हम आगे चलते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी प्रकाश के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया। अब जैसे देखें प्रकाशीय वियोजन क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। यानी जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर हम इस अभिक्रिया को करेंगे तो हम किसकी उपस्थिति में करेंगे, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो क्या बनेगा, Ag यानी सिल्वर बनेगा। फिर और क्या बनेगा, Cl2 यानी कि क्लोराइड, क्या बनेगा, क्लोराइड। फिर अगली अभिक्रिया है AgBr
यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कर रहा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो इसमें बनना क्या है हमारे पास, Ag यानी सिल्वर बनना है, और दूसरे में पदार्थ क्या बनेगा, Br2 यानी कि ब्रोमाइड। क्या बनेगा, ब्रोमाइड। तो जो Ag सिल्वर यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का है, यह जो ये अभिक्रिया दे रखी है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है, सिल्वर यानी कि सिल्वर, जिसके हमें सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जो अभिक्रिया करवाई है, क्लोराइड के साथ जो हमने अभिक्रिया करवाई है, ये इसका उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अब ये जो अभिक्रिया है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है, किस प्रकार की ऊर्जा के कारण होती है, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कारण होती है। किसके कारण होती है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कारण ये अभिक्रिया होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये जो हमने पढ़ी है अभिक्रिया कुछ ऊपर, प्रकाशीय वियोजन, इसको एक चित्र के माध्यम से इसकी दृष्टि से देखिए। जैसे कोई अभिक्रिया है, सिल्वर क्लोराइड की है, सिल्वर क्लोराइड है ये, इसकी किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। ये प्रकाश, ये जो माध्यम आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है इसमें, यानी Cl2 गैस, यानी कि Cl2 गैस बन रही है। और क्या बन रहा है, Ag, क्या बन रहा है इसके साथ, यानी कि Cl2 तो बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, Ag यानी सिल्वर। क्या बन रहा है इसमें, साथ में सिल्वर बन रहा है। यानी कि इस नली के माध्यम से होती है, इस निकास नली के माध्यम से होती है, गैस निकल जाती है, और यहाँ पे जो शेष बचता है, यहाँ पे बचता है Ag यानी सिल्वर बचता है शेष। क्या बचेगा हमारे पास, सिल्वर बचेगा। और ये यानी कि जो शंक्वाकार फ्लास्क है, इसमें कौन सी गैस इकट्ठी होगी, Cl2 यानी कि क्लोराइड, ये गैस इसमें उपस्थित होगी। आगे चलते हैं हम। आगे है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि कोई अभिकारक है, उसको तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। और जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद में क्या हो जाएगा, जो ऊष्मा का ये उत्पाद क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा। क्या इसका कर लेगा, ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा। यानी कि अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहेंगे हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और साथ ही जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उससे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप इस चित्र के डायग्राम के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं, जैसे दो अभिकारक हैं, ये मिलकर क्या किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। उत्पाद में क्या हो रहा है, ऊष्मा की, यानी कि ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है इसमें। यानी कि या तो किसी की प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, या विद्युत ऊर्जा की, या ऊष्मा की उपस्थिति में, जो किसी में भी हो रही है। लेकिन इसके जो तापमान है उसमें क्या होती है कि इसमें गिरावट आती है, यानी कि ऊष्मा का ये क्या कर रही है, ऊष्मा का अवशोषण कर रही है। यानी कि आगे देखो, इसमें लास्ट में नीचे लिखा हो नोट, यह अभिक्रिया परिवेश से ऊष्मा लेती है। क्या लेती है, ऊष्मा। जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि परिवेश, उसमें ऊष्मा लेती है, जिससे परिवेश का तापमान कम होता है। जो उत्पाद होता है उसका जो परिवेश है उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं हम कुछ हम क्वेश्चन लेंगे। जैसे वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मेरा क्वेश्चन क्या है, वायु में जलने से पहले रिबन को क्यों साफ किया
जाता है। तो देखो क्यों साफ किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसको साफ करने से दहन आसानी से हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका दहन है, यानी दहन यानी जलना, वो क्या हो जाता है, आसानी से होता है। और ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, जल्दी से संपन्न हो सके, यानी अतिशीघ्र वो क्या हो सके, संपन्न हो सके। और मैग्नीशियम रिबन को साफ करने से पहले उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने से क्या होती है, उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाती है और अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। क्या है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस कारण ये वो क्या है, वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ किया जाता है। और अगला है, जैसे कुछ अभिक्रिया दे रहा हूँ मैं, तो वो आप इसको उनको संतुलित करेंगे। जैसे कुछ अभिक्रिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप सभी करेंगे। BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। और दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरी अभिक्रिया NaOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोराइड के साथ इसी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो NaCl प्लस H2O, इन अभिक्रियाओं को आप संतुलित करें। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। जय हिंद, जय भारत। हमारी इस KKM एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड ऑल एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।